नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा, कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा रहेगा कि महिलाओं की जो स्थिति है वो पुनर्जागरण काल में किस प्रकार से रही थी। और तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि विज्ञान और दर्शन में जो अरबी हैं, अरबियों का क्या योगदान है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोपरनिकस की क्रांति क्या है। दोस्तों यहां पर हम जानेंगे कि कोपरनिकस यह मानते थे या कोपरनिकस का यह मानना था कि हमारी जो पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह हैं वे सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। कोई आज के समय में तो आपको इजी लग रहा होगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही कहा था यार कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं था। ईसाई समाज में यह धारणा थी, यह मानना था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है। अब केंद्र में क्यों है, ऐसा मानना भी था कि पृथ्वी में बहुत सारे मतलब पाप हैं और पाप के कारण जो पृथ्वी है वो स्थिर है और इसी कारण बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि भाई सारे के सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के नहीं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। तो यही कोपरनिकस की क्रांति थी। इनकी ग्रंथ भी, इनका एक ग्रंथ है दी रिवोल्यूशनिबस। क्या आपका ग्रंथ है? दी रिवोल्यूशनिबस इनका एक ग्रंथ है। उसके अलावा इनके अनुयायी का मैं नाम बताऊंगा आपको, जिनका नाम है जोसिम रिटिकम। अच्छा, जोसिम रिटिकम का नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब ये जिंदा थे, जब ये जीवित थे कोपरनिकस, तो अपना जो इन्होंने कृति है या अपनी जो एक बात थी इनकी कि भाई कोपर जो आपका सूर्य है वो केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल जाहिर नहीं की थी। क्योंकि ये एक पक्के ईसाई थे और इनको एक डर भी था। इनको ये डर था कि कहीं समाज में इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध ना हो और इनकी बात को कौन मानेगा। और ये बात सच भी थी उस समय। लेकिन इनके जो अनुयायी हैं आपके जोसिम रिटिकम, इन्होंने इनकी बात को प्रस्तुत किया। इनको जो आपका सूर्य केंद्रीय हमारा जो ब्रह्मांड है उस बात को कहा और उसको आगे बढ़ाया। उसके अलावा कोपरनिकस के और भी जो विद्वान हैं कोपरनिकस की बातों को आगे बढ़ाते हैं और सच कहते हैं कि कोपरनिकस ने सही कहा है। मतलब उसमें सबसे पहला हम नाम जानेंगे जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर ने एक ग्रंथ भी लिखा उसके लिए, कॉस्मोग्राफिकल आपका मिस्ट्री। कॉस्मोग्राफिकल आपका मिस्ट्री। अब इसमें क्या कहा गया कि हाँ बिल्कुल सूर्य के चक्कर आपका जो सारे ग्रह हैं वो लगा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है, मान लीजिए सूर्य यहां पर है तो बाकी सारे जो ग्रह हैं इतनी दूरी में आपके रहेंगे और यूं चक्कर लगाते रहेंगे, यूं चक्कर लगाते रहेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है बाकी सारे जो सूर्य यहां पर है मान लीजिए, बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल दूरी एक केंद्र बना रहे हैं, बिल्कुल वैसा। तो इसको दीर्घ वृत्ताकार इन्होंने बात भी रखी थी। उसके अलावा आपका गैलीलियो, तो आपको पता, जैसे मैंने पहले भी बताया था, गैलीलियो ने आविष्कार किया था दूरबीन का। अब दूरबीन के आविष्कार से बहुत सारे जो हमारा जो तारामंडल है उसमें बहुत सारे से छुपे हुए राज थे जिनको जानने में दूरबीन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका एक ग्रंथ भी है दी मोशन मतलब गति। तो इस ग्रंथ की वजह से भी बहुत एक परिवर्तनकारी कार्य हुआ हमारे पूरी पृथ्वी में ही। दूसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसे मानता हूं कि महिलाओं की स्थिति क्या रही। परिवर्तन तो बहुत सारे आ रहे थे लेकिन उसमें महिलाओं की स्थिति क्या रही। तो सबसे पहले जो महिलाएं थी, आप कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग और संपन्न परिवार के जो पुरुष थे ना, उन्हीं का प्रभुत्व हुआ करता था। यूरोप में क्या था कि जो अभिजात वर्ग है, पैसे वाले जो लोग हैं और संपन्न आपके जो पुरुष हैं, केवल उन्हीं का प्रभुत्व हुआ करता था। यहाँ की अन्य जो पुरुष मानव समाज के हुआ उनका भी ज्यादा महत्व नहीं था। जो संपन्न परिवार के थे, अभिजात वर्ग थे, उन्हीं पुरुषों का यूरोप में प्रभुत्व था। उसके अलावा महिलाओं की जो स्थिति थी यूरोप में बहुत ज्यादा खराब थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। यहां तक कि घर परिवार के जो मामले हैं, मतलब आप समझ लीजिए उन निर्णयों में भी महिलाओं की भूमिका नहीं रहा करती थी। यहां तक कि पुरुष ही सारे निर्णय लिया करते थे। उसके अलावा दहेज जो मिला करता था महिलाओं को, जो कि महिला संपत्तियां, तो हमारे देश में भी ऐसा है कि जो महिलाओं को शादी के वक्त जो चीजें मिलती हैं स्त्री धन कहा जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। दहेज में जो चीजें मिल रही थी, वे जो पैसा था, दहेज था, वो पुरुष अपने कारोबार में लगा दिया करते थे, महिलाओं के पास नहीं रहा करता था। उसके अलावा देखिए पर्याप्त दहेज ना मिलने पर, ये देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि पर्याप्त दहेज, अगर यूरोप में जो महिला है और वो महिला शादी के वक्त ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पैसा नहीं लाई, दहेज नहीं लाई, तो उस महिला को नन बनने के लिए मठ में भेज दिया जाता था। ये कितनी बड़ी बात है कि एक महिला जैसे आप शादी करके लाए हैं, यदि वह दहेज ज्यादा नहीं लाई है तो वहां पर उस महिला को कहां भेज दिया जा रहा था? मठ में, नन बनने के लिए। नन मतलब एक ऐसी, आपका ईसाई समाज में क्या था
कि नन आपके जो होती महिलाएं हुआ करती हैं, और आपने देखा होगा सफेद कपड़े पहन के रखती हैं बिल्कुल, और चर्च में ही कार्य करती हैं, एक प्रकार धार्मिक कार्यों में लगी रहती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। उसके अलावा जो आपका व्यापारी परिवार था ना, वहां थोड़ी महिलाओं की स्थिति अच्छी मानूंगा मैं, क्योंकि व्यापारी परिवार में जो महिलाओं की स्थिति थी वो भिन्न थी, बिल्कुल अलग थी। अब रीजन क्या थे समझते हैं हम लोग। व्यापारी परिवार में यदि मान लीजिए जो पुरुष है, घर का पुरुष है, घर से बाहर गया हुआ है, कहीं दूर दराज चला गया हुआ है व्यापार के लिए, तो जो व्यापार के सारे कारोबार है ना, जो काम काज है, वो महिला करा करती थी। मतलब यहां महिला की स्थिति अच्छी है। दूसरा, अगर दुकान वुकान कोई इनकी है तो वहां पर भी महिला उन दुकानों को संभाल लिया करती थी। मतलब व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति यूरोप में अच्छी थी। उसके अलावा दो महिलाओं के नाम हम यहां जानेंगे जो अपने आप को इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को या महिला के अधिकारों को बढ़ावा देने की बात करी। एक का नाम है वेनिस की आपकी है कसांद्रा फेदेले। कसांद्रा फेदेले ने यहां तक ये बात कही कि आप हिस्सेदारी किसी चीज में दीजिए मत दीजिए, लेकिन आप शिक्षा दीजिए महिलाओं को, और शिक्षा लेकर महिलाएं आगे बढ़ सकती। यहां तक कसांद्रा फेदेले ने ये बात कही थी। उसके अलावा एक मंटुआ की, बहुत जरूरी एग्जाम में आ सकता कि मंटुआ की इसाबेला दी इस्ते। मंटुआ की कौन थी? इसाबेला दी इस्ते। इन्होंने यहां तक कि एक छोटा सा इनका एक राज्य हुआ करता था मंटुआ, तो वहां पर पति की उपस्थिति ना होने पर जो आपकी इसाबेला दी इस्ते हैं वे शासन व्यवस्था को भी चलाया करती थी। मतलब कुछ जगह पर महिलाओं की स्थिति थोड़ी सही भी रही थी। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान है। जो अरब के लोग हैं उन्होंने क्या योगदान दिया किस चीज में? विज्ञान और दर्शन को बढ़ावा देने में। तो यहां पर पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा कि पूरे मध्यकाल में जो ईसाई समाज है और जो वहां के गिरजाघर है, जो वहां के मठ है, जो वहां के विद्वान यूनानी हैं और रोमन विद्वान की जो कृतियां हैं, मतलब जो वो कृतियां लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, उनसे कौन परिचित था? आपके अरबी लोग परिचित थे। भैया वो जानते थे कि वो किस प्रकार की कृतियां लिख रहे हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कि 14वीं शताब्दी में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, जो यूरोप के विद्वान थे, मतलब प्लेटो और अरस्तु। देखिए प्लेटो को उन्होंने अफलातून कहा है और अरस्तु जो कि एरिस्टोटल था, तो एरिस्टोटल को अरस्तु बना दिया और अफलातून को उन्होंने, मतलब प्लेटो को अफलातून कहा। इस प्रकार से उन्होंने नाम भी परिवर्तित किए। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इनके जो प्लेटो के और अरस्तु के जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किसने किया? अरब के विद्वानों ने। तो यहां पर उन्होंने भूमिका निभानी शुरू की। देखिए यहां पर आप ना कनेक्शन एक कह सकते हैं कि मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। जो यूरोप के विद्वान थे, जो वो कृतियां लिख रहे थे, वो कृतियों का अनुवाद कौन कर रहा था? अरब के विद्वान कर रहे थे। और जो अरब के विद्वान जो किताबें लिख रहे थे, जो कृतियां लिख रहे थे, उसका अनुवाद कौन कर रहा था? आपके यूरोप के विद्वान कर रहे थे। इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों में एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी बैठी, और जिसके कारण अधिक मात्रा में जो आपका विज्ञान है और दर्शन है उसका प्रचार प्रसार और ज्यादा तीव्र हुआ। अब देखिए यहां पर वही बात जो मैंने आपको बताई। अब इसमें ग्रंथ लिखे उन्होंने जिसमें प्राकृतिक विज्ञान है, गणित है, खगोल है, औषधि विज्ञान है, रसायन है। अब ये आपको 5 नाम जो मैंने आपको बोले, मान लीजिए एक ही लैंग्वेज में होते, मान लीजिए ये यूनानी में ही होते या अरब में ही होते, तो क्या ये सारी चीजें समाज में फैल पाती, पूरे विश्व में फैल पाती? नहीं। लेकिन इनका जब अनुवाद हुआ, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो ये पूरे समाज में, पूरे विश्व में फैल पाए आसानी से। उसके अलावा जो मुस्लिम जो आपके लेखक हैं, विद्वान हैं, उनको बहुत ज्यादा आपको ज्ञानी माना जाता था। उन ज्ञानियों में कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जिसमें बुखारा के दार्शनिक थे इब्न सीना। उसके अलावा आयुर्विज्ञान विश्वकोश के जो लेखक हैं आपके अल राजी। तो इन विद्वानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई जो आपके विज्ञान और दर्शन है उसको बढ़ावा देने में। लास्ट में स्पेन के दार्शनिक हैं इब्न रुशद, तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपके विज्ञान और दर्शन को बढ़ावा देने के लिए। लास्ट में आपके मिस्र के हैं टॉलमी। टॉलमी की एक पुस्तक है एलम जेस्टा, या आप कह लीजिए एलम गेस्टा। ये जो पुस्तक है ये खगोल विज्ञान के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बहुत प्रतिभा के धनी भी थे, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई और समाज में फैलाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमारा जो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसके पार्ट 3 को हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो इसी प्रकार से मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।